हेलो फ्रेंड, सुधीर मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। आज मैं यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए जीएस शुरू करने जा रहा हूं। इसके साथ साथ जो भी वनडे एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी यह काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री में पहला चैप्टर जो हम देखते हैं वो है पाषाण काल। तो पाषाण काल इसलिए कहा जाता है इस काल को क्योंकि इस काल के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है वो पत्थर के औजारों से ही मिलती है। इसके अलावा पत्थर के अलावा कोई भी साक्ष्य इस काल के बारे में नहीं मिलते हैं, इसलिए इसे पाषाण काल कहते हैं या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि इस काल के बारे में जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है, इसलिए प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का समय है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का समय है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल का समय है 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक। दक्षिण भारत में यह नव पाषाण काल 1,000 ईसा पूर्व तक रहा था। उत्तर भारत में तो नव पाषाण काल 2,500 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था, 3,000 वर्ष पहले ही। अब सबसे पहले हम देखते हैं पूरा पाषाण काल को। तो पूरा पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने तीन भागों में बांटा: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। सबसे पहले हम देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। उत्तर इसका समय हिम युग में बिता, यानी पूरे पृथ्वी पर हिमखंड बिखरे हुए थे, बर्फ के चादर थे फैले हुए थे, चारों तरफ बर्फीला था पूरा पृथ्वी। तो इस काल में जो मानव द्वारा उपयोग किए गए उपकरण थे वो थे कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, विदारणी, खंडप, चापर या गडासा। और इस काल के जो स्थल पाए गए हैं वर्तमान पाकिस्तान के सोहन घाटी में अधिकांश स्थल पाए गए हैं और कुछ तमिलनाडु में पाए गए हैं। इस काल की खास विशेषता ये थी कि इस काल में मानव जो है गंगा और यमुना के जो कछारी तटीय क्षेत्र हैं वहाँ वो नहीं बसे थे, क्योंकि वहाँ पे घने पेड़ पौधे होते थे जिनको काटना आसान नहीं था, क्योंकि लोहे की खोज नहीं हुई थी और कृषि तो अभी करना जानते ही नहीं थे। इस काल के मानव क्या थे? शिकारी थे, ये ध्यान रखिएगा। इस काल का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। ये अक्सर पूछता है, खाद्य संग्राहक था, वो प्रोड्यूसर नहीं था, वो बस शिकार करता था, अभी कृषि करना वो जानता ही नहीं था। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मध्य पूरा पाषाण काल, तो मध्य पूरा पाषाण काल में थोड़ा सा उनके उपकरणों में परिवर्तन आया। वो चापर, ब्लेड, बेदनी, चंद्रिका आदि, स्क्रैपर, छिद्रक आदि उपकरणों का प्रयोग करने लगे, खुरचनी जैसे उपकरणों का प्रयोग करते, थोड़ा सा परिवर्तन आया। इस काल में जो मध्य पूरा पाषाण काल में है, फलक वाले हम हथियार ज़्यादा देखते हैं। पत्थरों फलक मतलब लेयर हटा के पतला कर दिया जाता था, तो इसलिए इस काल को हम फलक संस्कृति भी कहते हैं। यानी जो आपका मध्य पूरा पाषाण है, मध्य पूरा पाषाण काल को हम क्या कहते हैं? फलक संस्कृति भी कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल में सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि होमोसोपियंस, आधुनिक मानव का उद्भव हुआ। आधुनिक मानव मतलब हम लोग जैसा था, जो सोचने और समझने लगा और वो प्रॉपर रूप जैसे हम लोग रहते हैं वैसे रहने लगा, यानी होमोसोपियंस का उद्भव हुआ। इस काल के मानवों की गुफाएं भीमबेटका से मिली हैं, जिनमें विभिन्न कालों की चित्रकारी देखने को मिलती है। यानी जो पाषाण काल में जो उच्च पूरा पाषाण काल है, वहाँ उस काल में सर्वप्रथम भारत में पेंटिंग के साक्ष्य उस काल से मिलने शुरू होते हैं, जो भीमबेटका, भोपाल से 45-46 किलोमीटर रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं, वहाँ से चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। यही नहीं, भारत में नहीं, यह माना जाता है कि पूरे विश्व में चित्रकारी के ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं। तो अक्सर कंपटीशन में ये पूछता है, ध्यान रखिएगा। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1958 में वी.एस. वाकड़कर ने की थी। ये काफ़ी यूनिक फैक्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा। वी.एस. वाकड़कर ने की थी भीमबेटका गुफाओं की खोज। और उच्च पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि लोहदा नाल, ये बेलन घाटी में स्थित है उत्तर प्रदेश में, पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है लोहदा नाला से, उत्तर प्रदेश से, तो ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल को। तो मध्य पाषाण काल जो था, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का एक ट्रांजिशन फेज था, संक्रमण काल था। इस काल में थोड़ा सा मौसम में और पत्थर के उपकरणों में
परिवर्तन आया। मौसम में थोड़ी सी गर्मी आई, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, जिससे बर्फ़ की चादर पृथ्वी से हटी। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में भी परिवर्तन आया। मानव के लिए नए नए क्षेत्रों को खोजना आसान हो गया। इस काल में भी लोग शिकारी ही बने रहे और खाद्य संग्राहक ही बने रहे। मछली पकड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। इस काल में जो सबसे बड़ी विशेषता थी, अब बड़े बड़े पत्थरों की जगह सूक्ष्म उपकरण बनाए चले, माइक्रोलिथिक उपकरण बनाए जाने लगे। ध्यान रखिएगा, माइक्रोलिथिक सूक्ष्म उपकरणों का ये प्रयोग करने लगे, क्योंकि फ्लोरा और फौना में परिवर्तन आया, जिससे बड़े बड़े जीव की जगह छोटे छोटे जीव चारों तरफ मिलने लगे। तो अब उनको बड़े पत्थरों से शिकार नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन छोटे छोटे पत्थरों से शिकार मानव करने लगे। तो सूक्ष्म पत्थरों का विकास हुआ, ध्यान रखिएगा। और इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी मध्य पाषाण काल की, कि इस काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक यानी तीर धनुष का विकास हुआ। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, प्रक्षेपास्त्र तकनीक, तीर धनुष का विकास हुआ। और एक और विशेष बात कि पूरा पाषाण काल के लोगों को अग्नि का जानकारी तो थी, लेकिन वो प्रयोग करना नहीं जानते थे। मध्य पाषाण काल से अग्नि का प्रयोग होने लगा। ध्यान रखिएगा, अग्नि का प्रयोग जो होता मध्य पाषाण काल के लोग करना शुरू कर दिए। तो ये ध्यान रखेंगे, आग का प्रयोग मध्य पाषाण काल के लोग करना शुरू कर दिए। उसके बाद का जो काल है वो है नव पाषाण का काल। तो वैसे तो नव पाषाण काल वैश्विक स्तर पर इसकी शुरुआत 9000 ईसा पूर्व से हो जाती है, लेकिन भारत में 6000 ईसा पूर्व माना जाता है। नव पाषाण काल की खोज सर्वप्रथम H.C. मैस्यूरर ने की थी, जबकि नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया जॉन लुबाक ने। तो ये आप ध्यान रखिए कि जॉन लुबाक ने नव पाषाण काल नियोलिथिक एज का प्रयोग किया, नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया। और इस काल के जो उपकरण हैं अधिकतर उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से प्राप्त हुए। और इस काल के प्रमुख जो क्षेत्र थे कश्मीर, सिंध, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम आदि क्षेत्रों में थे। तो इतना इंपॉर्टेंट है, बल्कि हल्का सा ध्यान रखिएगा। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित कच्छी मैदान में ढोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थान पर, जहां कृषि कार्य के प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि नए शोध के अनुसार, नए रिसर्च के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त होते हैं, जो कि यूपी के संत कबीर नगर में स्थित है। यूपी के संत कबीर नगर में स्थित है। तो ये माना जाने लगा सबसे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यही है। अगर ऑप्शन में लहुरा देव ना हो तो आप मेहरगढ़ लगाएंगे। नव पाषाण काल में सर्वप्रथम लोग सेटल्ड लाइफ, अस्थायी लाइफ जीना शुरू कर दिए। नव पाषाण काल से ही लोगों ने कृषि कार्य भारत में शुरू किया। नव पाषाण काल में ही कुंभकारी की शुरुआत हुई, यानी मृद भांडों का निर्माण नव पाषाण काल से शुरू हुआ। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कृषि अधिशेष को रखने के लिए मृद भांड का प्रयोग इस काल में शुरू हुआ। और मृद भांड को बनाने के लिए ये चाक का प्रयोग करते थे। ये अभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि मृद भांड बनाने के लिए। तो सर्वप्रथम चाक की खोज किस काल में हुई, यानी पहिए, चाक मतलब पहिए। तो पहिए की खोज सर्वप्रथम किस काल में हुई, तो ध्यान रखिएगा नव पाषाण काल में। लेकिन ये पहिया यानी चाक जो था वो मृद भांड बनाने के लिए होता। तो मृद भांड की खोज सर्वप्रथम कब हुई, तो नव पाषाण काल में। कृषि की शुरुआत कब हुई, तो नव पाषाण काल में। लोग अस्थायी रूप से गांव बस्ती बसा के रहने लगे कब, तो नव पाषाण काल में। तो जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए भारत में वो सब नव पाषाण काल में हुए, ये आप ध्यान रखिएगा। और नव पाषाण काल के लोगों का जो उपकरण होते पत्थर के, वो पॉलिशदार होते थे, एकदम फिनिशिंग था उनका, पॉलिशदार होते थे, शार्प होते थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे लोग, मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पत्थरों का प्रयोग करते थे, और नव पाषाण काल में पॉलिश, तेज धार वाले पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करते थे। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। आइए कुछ स्थलों के बारे में देखते हैं। पाषाण कालिक स्थल आदमगढ़, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ प्रारंभिक आवास के संकेत मिलते हैं भारत में। और यहाँ से आदमगढ़ के यहीं से ही पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य। और राजस्थान के बागौर से, तो आदमगढ़ और बागौर से क्या मिलते हैं, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। तो ये ध्यान रखिएगा, बागौर राजस्थान में है, सराय नाहरा यह उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से
तीर और धनुष का साक्ष्य मिला है, यानी यहाँ से युद्ध के प्रारंभिक साक्ष्य मिले। भारत में युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य सरायनाहा राह से प्राप्त हुआ, ध्यान रखेंगे आप। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वह महदहा, यह भी उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से एकल एवं युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं, डबल बैरियल के साक्ष्य मिले हैं। वीरभानपुर ये पश्चिम बंगाल में है, यहाँ से उपकरण में काठ का दस्ता लगाने का साक्ष्य मिला है, तो ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़ हम सभी जानते हैं, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब लहुरा देव माना जा रहा है संत कबीर, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से। अगला है चिराग, चिराग जो है बिहार में है, यहाँ से भी चांदी के बहुत से उपकरण मिले हैं और साथ ही साथ सिंह से निर्मित उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। अगला महत्वपूर्ण स्थल है वह है गुप्त कराल, यह गुप्त कराल है जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहाँ से गर्त आवास और जले हुए दाने की प्राप्ति हुई है। इसके साथ साथ बुरजहोम ये भी जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से भी गर्त आवास के साक्ष्य पाए गए हैं। गर्त आवास का मतलब होता है पिट ड्वेलिंग, पिट ड्वेलिंग मतलब गड्ढे का घर, मतलब मिट्टी को गड्ढा बना के उस पर घर बनाया जाता है, तो इसे गर्त आवास कहते हैं। बुरजहोम से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। स्थल है रोपड़, वहाँ से भी मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला महत्वपूर्ण स्थल है नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से भी युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला जो महत्वपूर्ण है कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश में स्थित है कोल्डिहवा, यहाँ से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। और अंतिम महत्वपूर्ण सा चौपानी मांडो, ये भी उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से भारत में नहीं बल्कि विश्व में मृदभान की सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा चौपानी मांडो। आइए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तत्व पाषाण काल से जुड़ा हुआ। तो भारत में सोहन घाटी और बेलन घाटी से पाषाण काल के तीनों चरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण, तीनों के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं एक साथ वो हैं सोहन घाटी और बेलन घाटी। सोहन घाटी पाकिस्तान में, बेलन घाटी इलाहाबाद के पास है। बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहास काल का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। भारत में पहला हस्तकुठार 1853 में हैंड एक्स जो था, पहला हैंड एक्स जो है हाथ की कुल्हाड़ी, वो प्राप्त हुआ था 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से। इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी, इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व में अग्नि का प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य चीन के चाओ जू कोजियन गुफा से प्राप्त हुआ है, ये बड़ा यूनिक फैक्ट है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। महाराष्ट्र के नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से मानव कंकाल मिले हैं, जिनकी पहचान आद्य होमो सेपियंस से की जाती है, यानी मानव के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो नर्मदा घाटी के हथनौरा से मिले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नियंडरथेल मानव का संबंध मध्यपूरा पाषाण काल से, तो जैसा हम जानते हैं कि क्रोमोगैनन के बाद ये आपके नियंडरथेल होमोसोपियंस, ये धीरे धीरे विकसित रूप था मानवों का, तो क्रम था। अब इसमें कुछ देखते हैं, कुछ स्थान देखते हैं। सुंदरगढ़ मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, कर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में है, जोगीमारा स्थान जो झारखंड में है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। ये कुछ वनडे में पूछे गए स्थान हैं जिनके बारे में। मध्य प्रदेश के और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये हम देख ही चुके हैं। तो ये रहा पाषाण काल। आइए हम हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं हड़प्पा सभ्यता को 5 नामों से जाना जाता है। चूँकि हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली में मिले थे, सिंधु घाटी में मिले थे, तो इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इस सभ्यता का जो प्रथम स्थल था वह हड़प्पा नामक स्थान पर मिला था, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह भारत में प्रथम नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इस काल के लोगों ने, इस सभ्यता के लोगों ने विश्व में प्रथम कांसे का निर्माण किया था। सर्वप्रथम कांसे का निर्माण करने वाले यही लोग थे, कांसा का, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और इस सभ्यता का अधिकांश जो स्थल थे सरस्वती, घग्गर
के किनारे पाए गए हैं, तो इसलिए इसे सरस्वती घग्गर सभ्यता भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा, इसकी जो उत्तरी सीमा थी ये जम्मू कश्मीर में मांडा थी, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में थी दायमाबाद, गोदावरी नदी के किनारे। पूरब में थी आलमगीरपुर, तो ये आप ध्यान रखिएगा, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में थी सुतकांगेडोर, ये दास्क नदी के किनारे। तो ये आप ध्यान रखेंगे किस नदी के किनारे, तो मांडा थी चिनाब नदी किनारे, आलमगीरपुर था हिंडन नदी किनारे, दायमाबाद गोदावरी नदी किनारे और सुतकांगेडोर दास्क नदी किनारे। ये इनके चारों तरफ की सीमा थी, अब ध्यान रखेंगे। तो मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, पश्चिम में सुतकांगेडोर और पूरब में आलमगीरपुर। तो ये इसका सीमा विस्तार था। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का पता लगाया। सिंधु सभ्यता का पता चार्ल्स मैसन को चला जब पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, तो उस वहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो वहाँ के लेबर्स की जो थे उनको कुछ ईंटें मिली प्राचीन काल की, इनको पता चला, लेकिन इन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, खुदाई को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन जब जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष बने, तो उनके नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने इस सभ्यता का उत्खनन किया और हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई की। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का समय कब था, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय बताया। जैसे जॉन मार्शल ने कहा 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा काल का समय रहा। माधव स्वरूप वत्स ने बताया 3500 से 2700 ईसा पूर्व के बीच समय रहा। मार्टिमल व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व का समय बताया। अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व तक का समय बताया। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक का समय बताया। और सीजे गैड ने 2350 से 1700 ईसा पूर्व तक समय बताया। लेकिन मान्य मत है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता का समय कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 बीसी से एनसीईआरटी में इसी डेट को सही माना गया है। तो सही डेट है 2350 से 1750 ईस्वी के बीच हड़प्पा सभ्यता रही। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता में 1400 से ज़्यादा स्थल खोज में आए हैं, 1400 से ज़्यादा, जिसमें से 7 प्रमुख शहर थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, रंगपुर, लोथल आदि। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता से इसकी देन है, क्योंकि स्वास्तिक के जो साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें होती थी, मोहरें वो सेल खड़ी से बनी होती थी, ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछ चुका है। अग्निकुंड के साक्ष्य जो हैं वो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा, वो शांति प्रिय लोग थे, व्यापार करना बस जानते थे। कोट दीजी से पत्थर के वाड़ागर मतलब तीर मिले हुए हैं, तीर धनुष वाले तीर। घोड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं, उसके जबड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कुंतासी, धौलावीरा एवं राखीगढ़ी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, वर्तमान शोध के अनुसार जो रिसर्च हुए हैं उसमें हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, वो हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी है। पहले माना जाता था मोहनजोदड़ो को, तो ये आप ध्यान रखेंगे, यानी मोहनजोदड़ो दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिले हैं, यानी हड़प्पा में सभ्यता में पशु बलि दी जाती होगी, ये इसको आप ध्यान रखें। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला, ये आप ध्यान रखेंगे। कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था की मूल आधार थी। जैसा कि हम जानते हैं कि 18वीं शताब्दी से पहले दुनिया में कहीं भी कृषि भी अर्थव्यवस्था का मूल आधार होती थी, आप ध्यान रखिएगा। तो उसके सरप्लस से ही व्यापार पनपा इन क्षेत्रों में, हड़प्पा सभ्यता में। मनके बनाने के कारखाने गुजरात के लोहल एवं चानहुदड़ो, सिंध प्रांत में स्थित चानहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। लोथल एवं कालीबंगा से
युग समाधियाँ, डबल बरियल मिली हैं, युग समाधियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी का साक्ष्य मिला है, ये ध्यान रखेंगे। आंशिक समाधान हड़प्पा, कलश समाधान मोहनजोदड़ो तथा प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा में प्रचलित थे, यह आप ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे कि जो आईवीसी थी, हड़प्पा सभ्यता थी, वहाँ पर 3 तरह के समाधान प्रचलित थे। पूर्ण समाधान, जिसमें पूर्णतः दफना दिया जाता था सबको। आंशिक समाधान, समाधान में क्या होता था कि पहले शव को खुले में छोड़ दिया जाता था, जब चील कौवे खा लेते थे, जब शेष जो बचता था उसको दफना दिया जाता। और तीसरा है दाह संस्कार, दाह संस्कार में जला दिया जाता था, फिर उनके जो अस्थियाँ वगैरह थी वो जल में प्रवाहित कर दी जाती थी। तो 3 तरह के समाधान होते थे। अब देखते हैं कुछ क्षेत्र और उस क्षेत्र से संबंधित हड़प्पाई प्रमुख स्थल। तो हरियाणा में कालीबंगा स्थित था, ये बहुत महत्वपूर्ण है वनडे के स्टूडेंट्स के लिए। हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास महत्वपूर्ण स्थल थे हड़प्पाई सभ्यता के। गुजरात में लोथल, धौलावीरा और रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला प्राचीनतम, यह आप ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान में था सोर्तुगई और मुंडी गाग। सिंध प्रांत में स्थित थे मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और हड़प्पा, ये आप ध्यान रखेंगे, ये सिंध प्रांत में स्थित थे। पंजाब में रोपड़, ये पंजाब में, ये भारतीय पंजाब की बात की जा रही है। बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर और मेहरगढ़, ये महत्वपूर्ण स्थल थे। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। सबसे पहले देखते हैं हम व्हीलर एवं कौशाम्बी महोदय का मत। इनका मानना था कि मेसोपोटामिया से लोग प्रवसन करके भारत आए और हड़प्पा सभ्यता का नींव डाला। राखलदास बनर्जी के अनुसार कि जो द्रविड़ लोग थे, जो भारतीय लोग थे, उन्होंने ही मेसोपोटामिया हड़प्पा सभ्यता की नींव डाली। गार्डन चाइल्ड के अनुसार सुमेरियन मतलब ईरानी लोग, जो इससे पहले मेसोपोटामिया लोग ने इस सभ्यता की नींव डाली। अमलानंद घोष के अनुसार जो भारत में स्थित नवपाषाण कालिक संस्कृतियाँ थी, सभ्यताएं थी, लोग थे, उन्होंने ही इस सभ्यता की नींव डाली। फेयर सर्विस के अनुसार जो सर्वाधिक मान्य मत है फेयर सर्विस का, कि जो ईरानी और बलूची संस्कृति थी, जो नवपाषाणी संस्कृति थी उत्तर पश्चिम भारत में, उन्होंने ही इस संस्कृति की नींव डाली। हड़प्पा सभ्यता में जो शव थे वो उत्तर दक्षिण दिशा में रखे जाते थे, तो ध्यान रखिए, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही रखे जाते थे। लोथल से मेसोपोटामिया, लोथल जो गुजरात में जो स्थित लोथल था, जो कि एक ज्वारी बंदरगाह था, वहाँ से मेसोपोटामिया यानी ईरान के, जो आधुनिक ईरान के 3 बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार होता था। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साथ मिलता है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा ये लोग खेत की जुताई करना जानते थे। बनावली से मिट्टी का हल मिला है, तो खेत जोतने के लिए हड़प्पाई लोग मिट्टी का हल और लकड़ी का हल का प्रयोग करते थे, आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि लोहे की खोज जो होती है 1000 BC के आसपास होती है भारत में। इस सभ्यता के लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, नींबू, केला, अनार आदि से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग बैल, गाय, भेड़, बकरी आदि पालते थे, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में देता है। इस सभ्यता के पतन के बारे में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत दिया है। जॉन मार्शल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हो गया, इसलिए पतन हो गया कि प्रशासनिक शिथिलता आ गई, प्रशासन कमजोर हो गया, जिससे वहाँ पे अराजकता उत्पन्न होगी और इस सभ्यता की समाप्ति हुई। AMR साहनी के अनुसार भूतात्विक परिवर्तन आया, मतलब भूकंप वगैरह आए, बाढ़, सूखा वगैरह आए, जिसके चलते यहाँ पे इस सभ्यता का पतन हुआ। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार बाह्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया, मतलब विदेशी आए, उन्होंने युद्ध हुआ, जिससे सभ्यता का पतन हुआ। और अर्नेस्ट मैके के अनुसार कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। मान्य मत ये है कि किसी भी सभ्यता का दुनिया में पतन के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता है। ये कहीं न कहीं ये सभी कारण
सब सम्मिलित रूप से जिम्मेदार रहे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस सभ्यता का जो पतन था वो अचानक नहीं हुआ, क्रमिक रूप से हुआ, धीरे धीरे हुआ। तो इस सभ्यता का ज़्यादातर विद्वान इस बात पे हम इस सहमत है, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजिंग के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। और नवीन शोधों से पता चला है कि क्लाइमेट चेंज के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।